आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल आंखें बंद कर लें और जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आंखें बंद कर लीजिए अपनी अपनी। वकालत के लिए जरूरी है कि मन बिल्कुल काबू में रहना चाहिए। मन हमको विचलित करता है। मन में बहुत से हमारे विचार आते हैं, कुछ अच्छे विचार आते हैं, कुछ खराब विचार आते हैं, पर अधिकतर हम जिस माहौल में रहते हैं हमें महसूस ऐसा होता है कि हमारे जो विचार हैं हमें कुछ काम करने से रोक रहे हैं। यदि हम अपने मन के अंदर ज्ञान और नॉलेज की विचार की जगह ये सोचते रहेंगे कि ये हमें नहीं आ रहा, तो उसी तरीके से आपका मन चलता रहेगा। आपको हर समय डर लगता रहेगा और ये डर लगता रहेगा कि जीवन में मुझे पीछे यदि असफलता हासिल हुई है तो मेरे को भविष्य में भी सफलता नहीं मिलेगी। परंतु जो समय बीत गया उस समय आपने बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करी थी और उस नॉलेज के बल पर आपके लिए ईश्वर ने कोई एक ऐसी जगह चुनी हुई है जहाँ पर आपको उस स्थान पर ले जाने के लिए, यहाँ पर अपने आप को आप सक्सेस पाएंगे। निश्चित रूप से आपके दिमाग में, आपके मन में बहुत ऐसे विचार आना शुरू हो जाएंगे कि ये मैं कर क्यों नहीं सकता, मैं उस तरीके से बड़ा वकील बन क्यों नहीं सकता जिस तरीके से पहले इस शहर में, पहले इस प्रदेश में, पहले इस देश में बड़े बड़े वकील हुए हैं। हम बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों से तो नहीं मिले होंगे, केवल उनके बारे में सुना होगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी हमने नहीं पढ़ी होगी, परंतु उनको सफलता हमेशा मिलती है। किसी से हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन स्वयं से है, केवल और केवल मेरे से। मैं ही इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मुझे भगवान ने इस समय भेजा है जिस समय इस दुनिया में मेरी उसको सबसे ज़्यादा सख्त आवश्यकता थी। मैं आकर इस दुनिया में, मैं सक्सेस होकर इस दुनिया में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को ये बताना चाहूँगा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं भगवान का वह अंश हूँ जिसने मुझे इस धरती पर गुना जिले में, अभिभाषक संघ गुना में वकालत करने के लिए मेरी कर्म भूमि चुनी है। मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग अपने आप पर विश्वास करिए और विचार ऐसे प्रकट मन में लाइए, यहाँ डर आपसे कोसों दूर भाग जाए और आपके अंदर का विश्वास आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए न केवल प्रेरित करे बल्कि आपके मन में हमेशा खुशियाँ भर के रहे। समय बर्बाद नहीं करना, समय के साथ हमें कुछ ना कुछ सीखना है। हम बहुत बेहतर हैं। हमें भगवान ने उन लोगों से तुलना करके देखो जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जिन लोगों के पास हाथ पैर नहीं है, उसके बाद ये जीवन जी रहे हैं। हम लोग तो भगवान ने इस लायक बनाया है, उस परिवार में पैदा किया है, यहाँ हमें सोचने और समझने की शक्ति बहुत अच्छी तरीके से मिली हुई है। और हम, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो हम जीवन में केवल और केवल सफलता के बारे में सोचें, रास्ता देखें। रास्ता आपको ब्रह्मांड में जैसा सोचोगे वो ब्रह्मांड आपके मन में रास्ता जरूर दिखाएगा। विचार करना और हर वक्त, हर दिन 10 मिनट अपने आप से बात करना अकेले में कि क्या सही है और क्या गलत है। जो बेहतर लगे, जो उत्साहित करने वाला लगे, उस तरीके से अपने मन को लेके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होती है, और आपको बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, पर आपको लक्ष्मी पता होगा प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य के बारे में मालूम है? नहीं मालूम। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस वो होती है यहाँ पर मूल दस्तावेज हमारे पास होता है। जैसे रजिस्ट्री ओरिजिनल है तो वो मूल दस्तावेज है, और यदि रजिस्ट्री खो गई तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, तो कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी को भी सेकेंडरी एविडेंस के मामले में मानकर
उसको एविडेंस में एडमिशन कर लेती है और उस पर एग्जिबिट डालने की अनुमति देती है। उस एग्जिबिट क्या होता है? जो दस्तावेज हम लोग प्रमाणित करते हैं, यदि वादी प्रमाणित करता है या पुलिस प्रमाणित करती है फौजदारी केस में, तो उसको P1 डाला जाता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस, प्रोसिक्यूशन पेपर। और जो डिफेंस वाले अपने दस्तावेज को प्रमाणित करते हैं उसे D डाला जाता है। कभी कभी ऐसा दस्तावेज होता है जो जिसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान लाया गया होता है, परंतु वो डिस्प्यूटेड पेपर होता है, परंतु उसको पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, इसके लिए जरूरी है वहां पर C1 डाला जाता है। कोई भी दस्तावेज में एग्जिबिट C1 मतलब उसको एक नाम देने के लिए C1 डाला जाता है कि ये दस्तावेज हमने ना तो प्रोसिक्यूशन का है ना डिफेंस का है। कोर्ट अपने तरफ से संज्ञान लेकर उसको C1, A1, D1 किसी भी रूप में ले सकती है। और उस दस्तावेज को लेने के बाद जब कभी केस में जब हम प्रमाणित करते हैं केस जब लड़ते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि कोई भी FIR होती है, वो केस की एक कहानी शुरुआत होती है। जी जी तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस से मूल जो रिपोर्ट आता है और जो अपने पास जो रजिस्ट्री थी, तो अपन कभी कभी उसमें भी तो सी डालते हैं उसकी कॉपी, उसको कोर्ट दस्तावेज के रूप में मानता है ना। मैं C को क्लियर कर रहा हूँ। कोर्ट दस्तावेज के रूप में मानता है। मैं थोड़ा सा इसको भूल गया। कोर्ट दस्तावेज में ये देखता है कि कोर्ट इसका डिसीजन के समय ये देखेगा कि ये दस्तावेज न्याय में कितना सहायक है। और हमेशा किसी भी दस्तावेज पर एग्जिबिट डालने से, जैसा प्रदर्शन करने से, हिंदी में प्रदर्शन कहते हैं, इंग्लिश में एग्जिबिट कहते हैं। एग्जिबिट वो पेपर होता है जिनके आधारों पर किसी भी केस का निर्णय में वो सहायक दस्तावेज होते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि जो अपने जो FIR से लेके चालान तक जो दस्तावेज हैं, उसमें सभी चीजें सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है जो कानून में सहायक होते हैं, मैंने आपको बताया था। और जब हम विटनेस बॉक्स में खड़े होते हैं, तब जाकर यदि वहां पर हमने कोई कहानी अपनी चीफ के माध्यम से अपने स्टोरी को बताया और एग्जिबिट कराए दस्तावेज, और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और मटेरियल क्वेश्चंस के द्वारा यदि उसको हम ओमिशन और कॉन्ट्राडिक्शन प्रमाणित नहीं करा पाते या सजेस्टिव क्वेश्चंस के द्वारा प्रमाणित नहीं करा पाते, तो उस दस्तावेज को प्रमाणित भी माना जा सकता है, अप्रमाणित भी माना जा सकता है। ये तो वो हो गई मैंने प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस बताई। पर जो 2024 में जो एविडेंस एक्ट आई है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जैसे कि ईमेल की जो कॉपी है, अब SMS है, व्हाट्सएप है, उसको सेकेंडरी एविडेंस के लिए नहीं माना, उसको उन्होंने प्राइमरी एविडेंस मान लिया। पर माना तब है जब 65B का प्रमाण पत्र उसमें संलग्न हो गया हो या 63B का प्रमाण पत्र संलग्न हो गया हो। अब 63B और 65B के प्रमाण पत्र में संलग्नता के बारे में कोड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आपको बहुत कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में, बट आपका एक्सपीरियंस अभी ये नहीं कह रहा कि आप कोर्ट में क्वेश्चन कैसे करें। और कोर्ट में क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे बेहतर तरीका होता है कोर्ट में क्वेश्चन करने का, C1 कोर्ट द्वारा एग्जिबिट किया हुआ, P1 मतलब प्रोसिक्यूशन जो गवर्नमेंट ने किया, D1 मतलब डिफेंस ने किया है, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कोर्ट अपनी तरफ से कॉल करती है उसको C1 डालते हैं, तो कोर्ट के द्वारा एग्जिबिट डाला जाता है। रजिस्ट्री मंगाएंगे तो C1 उस पर डाला जाता है। जैसे नगर पालिका से कोर्ट को ऐसा लगता है कि नगर पालिका, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि नगर पालिका से कोई दस्तावेज मंगाना है या किसी डिपार्टमेंट से कोई दस्तावेज मंगाना है, तो कोर्ट हिमसेल्फ कोई भी न्याय की को पाने के लिए किसी भी दस्तावेज को कॉल करके, यदि उसको ऐसा लगता है रीजनिंग देते हुए, स्ट्रॉन्ग रीजनिंग देते हुए कि मैं इसको इस एविडेंस में क्यों शामिल कर रही हूँ,
वो भी चीज हो सकती है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि किसी भी विटनेस का बयान देने के लिए जरूरी नहीं है कि उसका 161 में बयान होना जरूरी है। ये भी जरूरी नहीं है कि वो किसी जब्ती का गवाह है। ये भी जरूरी नहीं है कि उसके द्वारा मेडिकल रिपोर्ट दी गई है या नहीं दी गई। कई बार ओरल एविडेंस के दौरान जब चीफ में कोई ऐसा एविडेंस आ जाती है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या तो उसने जानबूझकर नेग्लेक्ट किया हो या उसको छोड़ दिया हो, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो एक इम्पोर्टेंट विटनेस हो सकता है, तो कोर्ट उसको कोर्ट विटनेस के रूप में बुलाएगी और कोर्ट विटनेस के रूप में बुलाकर उसमें उसका चीफ एग्जामिनेशन करेगी और चीफ एग्जामिनेशन के बाद उसमें क्रॉस का पूरा मौका देगी। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, जब कभी न्यायालय अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन करता है, कोर्ट द्वारा न्यायालय प्रश्न करता है ना कोई स्पष्टीकरण के लिए, तो अब अपन को क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका मिलना चाहिए और अपन को मांगना भी चाहिए। कई जजेस को लगता है कि नहीं मांगना चाहिए। यहाँ पर एक बात और मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ कि कोर्ट क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए कि हमारे द्वारा यदि क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत ओमिशंस आ गए हैं या कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए हैं, मतलब विरोधाभास आ गया है, तो उस विरोधाभास को दूर करने के लिए कोर्ट क्वेश्चन व्हाइट वॉश के लिए तर्क नहीं हो सकते। 165 सीआरपीसी के तहत कोर्ट को क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, परंतु व्हाइट वॉश करने के लिए नहीं है। कोर्ट को क्वेश्चन तभी पूछना चाहिए यदि कोई एम्बिग्यूटी होती है। एम्बिग्यूटी कैसे होती है? चीफ में उसने कुल्हाड़ी का बोल दिया और क्रॉस में उसने तलवार का बोल दिया। वैसे तो ये मटेरियल क्वेश्चन के माध्यम से ओमिशन प्रूफ हो गया है, परंतु कोर्ट कभी कभी इनडायरेक्टली वो ये कहने की कोशिश करती है कि मेरे को न्याय सिद्ध करने के लिए इसको स्पष्ट करना आवश्यक है, तो उसे एम्बिग्यूटी कहते हैं। एम्बिग्यूटी ये नहीं है कि फरसा और तलवार के बारे में होना चाहिए। एम्बिग्यूटी के बारे में ये देखना चाहिए कि उसने चीफ में जो बात कही है उससे थोड़ी सी डिफरेंस बात, कंफ्यूजिंग बात कही है। यहाँ पे चीफ और क्रॉस में स्पष्ट अंतर है, वो एम्बिग्यूटी नहीं है। परंतु यदि चीफ और क्रॉस में कंफ्यूजन वाला वो शब्द आ जाता है तो वो एम्बिग्यूटी है। यहाँ कंफ्यूजन को स्पष्ट किया जाता है, उसे एम्बिग्यूटी दूर करना कहते हैं, उसे एम्बिग्यूटी कहते हैं। अब मैं जी P1 प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट, P1 प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट, D1 डिफेंस डॉक्यूमेंट, C1 कोर्ट डॉक्यूमेंट। P1 प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट, एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P1, एग्जिबिट D1 और एग्जिबिट C1, और एम्बिग्यूटी क्वेश्चन, कंफ्यूजन। ओके, क्लियर? किसी को कुछ पूछना है प्रूफ? हाँ, सब बताइए ना। क्लियर करने के लिए जी, पहले तो कोई भी ऑब्जेक्ट आता था, कोई वेपन्स आता था, उसमें आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया मेमो उसके बारे में जो पहले जो हथियार आते थे जो इनसे मारने पीटने के बाद थे उसे आर्टिकल कहते हैं। तो जैसे फरसा है तो कायदे से तो वो आर्टिकल्स आई विटनेस को दिखाकर साबित करने चाहिए और साथ में जब्ती के गवाहों को भी दिखाने चाहिए कि उस पर उनके दस्तखत हैं या नहीं, और वो पूरी तरह सील्ड है या नहीं। और उसमें जो चपड़ी की सील लगी है वो सील का मेमो भी अपनी जब्ती पंचनामे में लगा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, उसमें अब आर्टिकल की जगह मेमो शब्द आ गया है, जो उसको अमेंडमेंट किया गया है कि उसको मेमो लिखा जाएगा, मेमो 1, मेमो 2, मेमो 3। उसी तरीके से जैसे कि आर्टिकल हथियार भी होते हैं, आर्टिकल फोर्ज्ड दस्तावेजों में फोर्ज रजिस्ट्री को भी आर्टिकल कहते हैं, वो एग्जिबिट नहीं होते। फोर्ज रजिस्ट्री यदि है तो वो भी 420 के प्रकरण में जो पुलिस द्वारा जब्त की जाती है उसको भी मेमो या आर्टिकल डाला जाता है। सबसे बड़ी बात, परंतु आर्टिकल की अंतर वस्तु, आर्टिकल पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा
या एग्जिबिट जो दस्तावेज हो जाते हैं सिर्फ एग्जिबिट करने से पढ़े जाएंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी अंतर वस्तु के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी, स्पष्टीकरण नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा जाए। तो अपने माइंड को इस लेवल तक अपन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने अंदर क्वेश्चन इतने पैदा करके रखने हैं कि प्रश्न पूछने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रश्न पूछने का तरीका। कभी भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसका उत्तर आपका नेगेटिव है। अपने आप से भी चर्चा, जैसे मैंने बताया कि 10 मिनट चर्चा करिए, जब वकालत करते हैं तो 2 पेज भी पढ़ते हैं तो 2 पेज को पढ़ने के बाद भाव किस भाव से पढ़े। आपने कई बार FIR कितनी भी बार पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन नया मिलेगा, 10 बार पढ़ेंगे तो 10 क्वेश्चन, 15 बार मिलेंगे तो 15 क्वेश्चन, और बिना पढ़े पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। फिर वो आपके पास वही खूटियां होती है ना, जैसे बचपन में स्कूल में जो पढ़ाई करके जाता है वो तो कॉपियां भरता है, और जब मेरे जैसा स्टूडेंट जब कभी पढ़ के नहीं जाता तो खन खना में 3 पेज और फिर टन टना में 2 पेज भर देता है। तो मेरा आशय ये है कि अपन क्लाइंट के लिए बहुत विश्वास के साथ, उनको ये थोड़ी पता है कि ये वकील साहब अच्छे हैं या बुरे हैं। नॉलेज से वकील बड़ा बनता है, केस जीतने से वकील बड़ा बनता है, व्यवहार से वकील बड़ा बनता है, और परिवार में बहुत बड़े नाम होते हैं। जैसे कि मेरे फादर का गंगा प्रसाद जी, जमुना प्रसाद जी जैन, प्रकाश चंद जी के फादर, महेश्वरी मिल वाले भी एक वकील साहब थे, उनका भी नाम बहुत बड़ा था। धर्मस्वरूप सक्सेना, जय राम सक्सेना और बाबूलाल जी सक्सेना, बहुत अच्छे सिद्दीकी साहब। मैं इन सब वकीलों को इसलिए याद कर रहा हूँ कि इनके नाम आपने मेरे माध्यम से सुन लिए होंगे, क्योंकि आम आदमी उनके बारे में बात नहीं करता, कभी इस प्रकार का प्रोग्राम भी नहीं होता। खैर, इसके विषय में और बात करूंगा। तो आज मैं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के कुछ बातें बता देता हूं जो मेरे के द्वारा समझने की कोशिश की है। सिंपल भाषा में क्रॉस एग्जामिनेशन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में कौन कौन सा होना चाहिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो सीजर मेमो क्या होता है। सेक्शन 63 सीजर मेमो, ठीक है, जो BNS का है, ये वह दस्तावेज होता है जो पुलिस बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल साक्ष्य की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बात कर रहा हूँ। उसमें CCTV फुटेज हो सकते हैं, DVR हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। ये तो हो गया डिजिटल, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी डिजिटल फॉर्म में हो। इतना तो नए बच्चों को सबको पता ही है, मोबाइल, पेन ड्राइव, लैपटॉप, CCR, CCTV फुटेज, DVR। अब इसको दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीजर मेमो में, इसको कब, कहां, किसने और कैसे जब्त किया। कब, कहां, किसने और कहां जब्त किया, ठीक है ना। अब सीजर मेमो हो गया, बन गया। अब सीजर मेमो के बाद यदि उसको जब्ती करनी है तो क्या उस पर कोई सील लगाई, और सील हमेशा कपड़े में कपड़ा, सफेद कपड़े में सील जो रहती है वो चपड़ी सील होती है, और चपड़ी सील थाने की होनी चाहिए कोई। और वो सील एक जजमेंट में कहा गया है, हालांकि वो जजमेंट प्रैक्टिकल नहीं है, कि सील गवाहों को इसलिए दे देनी चाहिए क्योंकि वो सील दोबारा उसको दोबारा खोल के दोबारा बना सकते हैं। और आपको सील में ये भी देखना है, जैसे शराब की बोतल जब्त करी, और शराब की बोतल जब्त करके उसमें ढक्कन में तो कोई सील लगा ही नहीं, और नीचे साइड में सील चिपका दी और कपड़े से बांध दिया पूरा। कपड़ा खुला, दारू खुद फेंक दी, और चपड़ी सील लगी नहीं है, तो सील क्या, उसको साबित कौन करेगा। तो सील वहां लगी होनी चाहिए जहां पर उसको खुलना, और खुलने के बाद उसको टेम्पर, मतलब दोबारा बनाना, टेम्परिंग करने के लिए आवश्यक है कि सील की वो जगह अपनी आंखों से देख लेना ध्यान से कि सीजर मेमो में क्या लिखा है। जैसे कि कंफ्यूजन होता है, क्योंकि भैया मुझे तो मालूम है, पंजाबी आदमी को, दारू की 1 क्वार्टर निप में 180 ml होती है और बोतल में 750 ml होती है। अब टोटल करते हैं
तो 50 लीटर से ज्यादा इसलिए जज लोग मान लेते होंगे, शायद पीते नहीं होंगे या पता नहीं होगा। तो 1 लीटर की पानी की बोतल आती है और 650 ml आती है बियर में। बियर निप अलग आता है छोटी वाली, तो मैं बल्क में कहलाती है, बल्क लीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बल्क लीटर। बल्क लीटर इसलिए कहलाता है क्योंकि 750 ml 750 ml 180 ml ऐसे टोटल करते हैं, तो उसका जो टोटल आता है उसे बल्क कहते हैं। मतलब इतनी सारी बोतलों के अंदर जो टोटल कैलकुलेशन है वो बल्क में गिना जाता है, इसलिए बल्क टोटलिंग कहलाती है। तो बल्क को मैंने आपको यहाँ पे स्पष्ट किया। और किसने हस्ताक्षर किए? 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। और गवाह मौके पर कोई मौजूद था, उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एक चांस विटनेस वाले होते हैं, एक पॉकेट विटनेस होते हैं। आप नहीं आए थे। चांस विटनेस वो लेते हैं जैसे अपने कोर्ट में कोई केस हुआ अचानक, और गवाह पुलिस वालों ने बना दिया नानाखेड़ी का, और एक गवाह बना दिया विकास नगर का। तो विकास नगर वाला और नानाखेड़ी वाला कोर्ट में क्यों आया होगा, उसे जब तक ये साबित नहीं होगा तो उनके जब्ती के गवाह काय को मानने योग्य होंगे, उस पर डाउट क्रिएट हो सकता है। और पॉकेट विटनेस वो होते हैं जिन लोगों ने कुछ केसों में पुलिस की तरफ से पहले भी गवाही दी। तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया इलस्ट्रेशन, जिससे आपको समझ में आ सके। सीजर मेमो में यदि गड़बड़ी है तो डिजिटल जो आर्टिकल्स जब्त किए हैं, जैसे कि लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल, सीसीटीवी, डीवीआर, उसको प्रॉपर जब्ती नहीं बनाई तो वहां से डाउट करना शुरू होता है। वहां से सबसे पहले मतलब सीजर के दस्तावेजों को भी अपन को इतना साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए। सीजर मेमो इज नॉट ए फॉर्मेलिटी, सीजर मेमो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के तहत सीजर मेमो के गवाह, सीजर मेमो पे सील, जो नमूने की सील होती है, सीजर मेमो कितने बजे बना, सीजर मेमो क्या धारा 27 के मेमोरेंडम के आधार पे बना, सीजर मेमो क्या गिरफ्तारी पर बना। क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, सबसे पहले गिरफ्तारी का टाइम देखिए, उसके बाद ये देखिए कि धारा 27 का मेमोरेंडम कहाँ बना है, कैसे बना है। धारा 27 के मेमोरेंडम में लीडिंग टू डिस्कवरी है, और लीडिंग टू डिस्कवरी के बाद जब्ती का समय क्या है, तो पहले गिरफ्तारी का समय होना चाहिए, फिर धारा 27 के मेमोरेंडम का समय होना चाहिए, और फिर जब्ती का होना चाहिए। सामान्य तौर पर एक अभिरक्षा वर्ड यूज करते हैं पुलिस कि हमने अपनी अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की, जबकि उसको गिरफ्तार करके पूछताछ करनी चाहिए। अभिरक्षा मतलब हमने अपनी कस्टडी में ले लिया, तो ओरल कस्टडी इज नॉट ए कानून में इसका कोई स्थान नहीं है। तो वहां पर भी ये डाउट क्रिएट होगा, क्योंकि ओरल कस्टडी के बारे में जब भी आप सीआरपीसी या किसी भी केस के तहत 41A के जो पढ़ेंगे, तब उसमें गिरफ्तारी का प्रिजम्पशन नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है, जब 41A में ज्यादा धारा 7 साल वाले केसों में जब छोड़ते हैं किसी को, तो उसमें गिरफ्तारी पंचनामा नहीं बनता। और गिरफ्तारी पंचनामा में ये गिरफ्तारी पंचनामे से ये आशय नहीं निकलता कि गिरफ्तार कर लिया गया है। कभी कभी आप उसको छू कर भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अलग अलग केसों में अपने अपने व्यू के हिसाब से, कोर्ट में उस स्टोरी के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो मेरे द्वारा स्वअर्जित चीज है, कि आप अपने आप को पिक्चर का हीरो समझिए। पुलिस ने एक चालान के रूप में स्टोरी पेश करी कि फलाने केस घटना हो गई, उसने पूरे लोगों के बयान काट दिए, जब्ती के गवाह काट दिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया और चालान पेश कर दिया। अब चालान पेश होने के बाद हमारे पास आया, क्लाइंट ने या उसके परिवार वालों ने हमें वकील किया। तो प्रोड्यूसर कौन है? क्लाइंट। डायरेक्टर कौन हुआ इस पिक्चर का? वकील। क्रॉस क्वेश्चन कौन कर रहा है? हम। तो ये क्या हुई? स्क्रिप्ट। एक्टिंग कौन कर रहा है? हम। तो हम एक्टर भी हुए। डायलॉग कौन दे रहा है? हम। तो कौन हुआ? और लास्ट में फाइनल
फिनिशर कौन है आर्गुमेंट्स के दौरान? हम। तो हम इस पिक्चर में हमेशा हीरो ही रहते हैं, कभी विलेन नहीं हो पाते, क्योंकि अपने पक्ष को पूरी तरीके से रखते हैं। और इसका एंड यदि अच्छा है, यदि पॉजिटिव एंड है, तो पिक्चर हमेशा अच्छी लगती है। और यदि पॉजिटिव एंड नहीं है, हार गए हम, तो क्लाइंट की नजर में हम में भी खराब वकील हो सकते हैं। परंतु इसको रेक्टिफाइड करने के लिए, इसको सुधारने के लिए जरूरी है आप सब जूनियर बच्चों से कि जो भी कहीं गवाह आ रहा है, तो मुल्जिम आ रहा है या पक्षकार आ रहा है, उसे पूरा समय दो, उसको पूरी बात समझाओ। आज तुम्हारे केस में क्या होने वाला है, क्या करना है हमें, उसको तारीख पे लेके जाओ, उसको तारीख पे खड़ा करो। और मैंने पहले कहा था कि जजों का सम्मान करना सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है। यदि उनका सम्मान नहीं करोगे, और अपनी भाषा का उपयोग भी जज के सामने बहुत ही अपने आप को गिरा कर नहीं करना, आत्मसम्मान से, और ऐसे शब्दों का स्टॉक अपने अंदर होना चाहिए। क्योंकि भाषा जिसने भी बनाई है, चाहे इंग्लिश, हिंदी, पुर्तगाली, जो भी बनाई है, वो हमेशा सम्मान के रूप में पेश करोगे तो उसको पढ़ने में हमेशा अच्छा लगता है। संत की वाणी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वो सम्मानजनक भाषा की होती है। परंतु जो संत अपमानजनक भाषा का यदि उपयोग कर देता है, तो वो भी संत अपनी नजरों से उतर जाता है। तो वकील के पास वोकेलरी की भी डायरेक्टरी है। तो आज मैंने आपको हीरो भी बना दिया, डायरेक्टर भी बना दिया। तो अपन को ये जरूरी नहीं है कि बम्बई जाके या चेन्नई जाके अपन को हीरो हीरोइन बनना है। अपन सब लोग खुद ही हीरो हीरोइन है। बस ये देखना है कि कैरेक्टर कौन सा है। जैसे मेरे को बाप का ही रोल मिलेगा, और सादगी को हीरोइन का भी मिल सकता है। तो अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। लक्ष्मी, अब 65B में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप यदि नोट कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप सुनते हैं फिर बाद में नोट करते हैं। 65B में जो इम्पोर्टेंट चीज है, डेटा कॉपी किया, डेटा जिसने डेटा कॉपी किया उसका नाम, डेटा कॉपी किया है, डेटा कॉपी करने वाले का नाम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और उसकी मैं आपको एक कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगा जिससे आप लोग समझ भी पाए। किस डिवाइस से कॉपी किया, उस डिवाइस का नाम, मॉडल नंबर, उस डिवाइस का नाम, मॉडल नंबर। तीसरा ये देखना है 65B के प्रमाण पत्र में उसको ये लिखना पड़ेगा कि डिवाइस ठीक से काम कर रही थी। शिवराज, डिवाइस ठीक तरह काम कर रही थी, ये अपने दिमाग से और डेवलप करना है आपको। जनरल क्वेश्चन। डेटा में कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ, ये भी उसको एक लाइन डालनी पड़ेगी। डेटा में कोई बदलाव नहीं है, ये उसको क्लियर लिखना पड़ेगा, डेटा में कोई बदलाव नहीं है। और पूरी जो कॉपी है, जो आप जिस CDR CCTV फुटेज या जिसके बारे में 65B दे रहे हैं, उसमें लिखा आना चाहिए कॉपी पूरी तरह ओरिजिनल की हूबहू प्रतिलिपि है, वो उसी बिल्कुल ओरिजिनल है, इसलिए ये प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाएगी। 65B का प्रमाण पत्र नहीं लगेगा तब तक कोई भी दस्तावेज ये माना जाएगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट जब्त करने वालों को कि मैंने 65B का प्रमाण पत्र दिया है, इस आधार पर ये ओरिजिनल की कॉपी है। जो इलेक्ट्रॉनिक, जो जैसे दुनिया बदल रही है, तो एविडेंस में बहुत सी चीजें आ रही हैं, तो उसी हिसाब से कानून में बदलाव हो रहा है। तो पुराने कानून से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, आज के कानून से ही उसकी बराबरी की जा सकती है। तो बिल्कुल 65B उसमें भी लगेगा। किस टाइप से प्रश्न पूछ रहे हैं आप? हाँ, तो मोबाइल से डाटा निकालेंगे तो सही। मोबाइल जब्त हो गया तो मोबाइल जब्त होने से क्या होगा? मोबाइल जब्त होने के बाद उसमें जो डाटा निकालेगा, मुलजिम से मोबाइल जब्त हो गया, यही कहना चाहते हो, या फरियादी से हो गया? समझ लीजिए, मुलजिम से डाटा जब्त हुआ तो पुलिस वाले उसका डाटा निकालेंगे, उसका फॉरेंसिक जांच कराएंगे, जिसने फॉरेंसिक जांच करी उसका 65B का प्रमाण पत्र लगेगा, और पुलिस वाले का 65B का प्रमाण पत्र लगेगा। मोबाइल इसलिए देते क्योंकि एविडेंटरी वैल्यू के लिए मुलजिम के बयान में उसमें कोई चेंज ना हो जाए, इसलिए उस मोबाइल को अपने पास रखते हैं। नहीं, डाटा निकाल के
ये सिस्टम भी है कि केस के फिनिश होने के बाद ही वो आप बंद कर दें, केस के फिनिश होने के बाद ही आपको देंगे। ये जनरल प्रिजम्पशन है, इसके संबंध में कोई स्पष्ट लॉ नहीं है। ये जनरल नॉलेज की बात है कि फरियादी द्वारा यदि मोबाइल दिया गया है कि मैंने ये डाटा निकाला है, मेरे पास उस आदमी ने ये गंदी फोटो भेजी जो किसी की है, तो उसका भी 65B का प्रमाण पत्र लगेगा कि वहां से आया है। जो चेन सिस्टम है, जो चेन कस्टडी नहीं टूटनी चाहिए, जो अपन को सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलती। 65, जिसके फरियादी को भी 65B का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और उसके बाद उसको भी 65B का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल किसका है? फरियादी का, और वो एविडेंस की विषय वस्तु है। अब मूल कॉपी तो उसमें या तो उसको सुरक्षित कर लिया जाए, जिसको मैं आगे समझाऊंगा। एक क्लोन बनाया जाता है, वो क्लोन के बारे में अभी तक अपन को यहाँ पे जानकारी नहीं है। तब यदि क्लोन बन जाता है उस डिवाइस का, उस दस्तावेज का, तो क्लोन का बनने का एक तरीका होता है। वो क्लोन के बारे में मैं भी आपको बता दूंगा। जब वो क्लोन बन जाएगा तब वो ओरिजिनल कॉपी हो जाएगी, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। 5 जगह से, देखिए, मुलजिम के पास यदि 5 जगह से, मुलजिम ने 5 जगह से डाटा ट्रांसफर किया तो उसका तो जब्त होने के बाद पुलिस फॉरेंसिक जांच कराएगी और जो भी कंप्यूटर से निकाला जाएगा उसका 65B का प्रमाण पत्र बनेगा। फरियादी के पास 5 जगह से मोबाइल आया है तो 5 के जगह का वो अपना शपथ पत्र भी देगा, 65B का प्रमाण पत्र भी देगा, ये मेरा मोबाइल है और इस तरीके से यहाँ से आया है, तो उसकी जांच पुलिस करेगी। पुलिस उसने जो फरियादी के 65B के प्रमाण पत्र को प्रमाणित करेगी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के द्वारा, कि जिस नंबर से जाना बता रहा है, जिस समय आना बता रहा है, उस समय ये आया है कि नहीं आया, तब उसका 65B का प्रमाण पत्र बनेगा और तब जाके वो प्रमाणित होगा। मगर दोनों ही केसों में पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट में उस आर्टिकल को प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि वो है अपराध की विषय वस्तु है और अपराध वहीं से प्रारंभ हुआ है, सुपुर्दगी पे प्रकरण के अंतिम निराकरण के बाद या अपील अवधि के बाद ही देगी। ये एक जनरल एक्सेप्टेंस की बात, ठीक है। अब आपको दूसरा बताना है, सीजर मेमो में क्लियर हुआ था आपको? सीजर मेमो में सीजर मेमो क्लियर हुआ ना कि क्या क्या चीज होनी चाहिए? भूपेंद्र हुआ आपको सीजर मेमो? इसके बाद चेन ऑफ कस्टडी, जो मैंने आपको कल हेड पॉइंट्स लिखाए थे, चेन ऑफ कस्टडी। सबूत किसके पास से कब तक रहा? सबूत किसके पास कब से कब तक रहा? अपराधी से लेके जब्त कर लिया और वो जब्त करने के बाद उस अधिकारी के पास कब से कब तक रहा। श्रीवास्तव जी, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि आपको बहुत क्रॉस एग्जामिनेशन करने हैं फटाफट। भूपेन, आप सभी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने हैं, इसलिए ध्यान से सुनना है इसको। सीजर मेमो जब्त हो गया, उसको आपने पढ़ लिया, स्टडी कर लिया कि क्या क्या चीजें मुझे पूछनी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आके सीजर मेमो को प्रमाणित किया, गवाहों के बयान गवाहों ने प्रमाणित कर लिए। तो सीजर मेमो में चेन ऑफ कस्टडी, सबूत किसके पास कब से कहां तक रहा, और यदि वो 5 मिनट के लिए भी कहीं गायब हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास नहीं रहा या सेफ कस्टडी में नहीं रहा, तो वहां पर उस पर अविश्वास प्रारंभ करने के प्रश्न पूछने चाहिए कि आपको एक सजेस्टिव क्वेश्चन है, ये 5 मिनट के अंदर आपने इसमें डेटा में चेंज कर दिया है और ये विश्वसनीय नहीं है, तो कोर्ट के दिमाग में उसकी अविश्वसनीयता का पहला फूल खिल जाएगा कि यहाँ से ये गड़बड़ शुरू हुई है। क्योंकि प्रारंभ से ही अपना एविडेंस की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अपने प्रश्न यहाँ पे डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाए। पूरी तरीके से ना साबित करने के लिए तो आखिरी तक जाना पड़ेगा, परंतु धीरे धीरे करके हर दस्तावेज को अपन को अप्रमाणित बताना पड़ेगा कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ प्रमाणित नहीं है। तीसरा, फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट। FSL रिपोर्ट में आपको क्या क्या प्रश्न पूछने हैं, ये ध्यान से सुनने की कोशिश करिए।
मैंने सबसे पहले बताया था कि अपना ध्यान पूरी तरीके से इस समय इस लेक्चर की तरफ लगाइए। डेटा कहां से निकाला गया, किस डिवाइस, ओके। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आना चाहिए। कौन सा टूल इस्तेमाल किया, वो आपको पूछना पड़ेगा। टूल के बारे में और डिटेल जानकारी देने में भी 2-3 दिन का समय है। कौन सा टूल इस्तेमाल किया, आप लिख नहीं रहे, याद आएगा आपको। डेटा कहां से निकाला गया, कौन सा टूल इस्तेमाल किया गया, और आपने उसका विश्लेषण क्या किया। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उसकी तो नॉलेज है ना, उसने उसकी क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो उससे ये क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। यदि आपको भी पढ़ना पड़ेगा कि विश्लेषण क्या होता है, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, उससे ये क्वेश्चन पूछना आपने क्या विश्लेषण किया, तो वो विश्लेषण को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो विश्लेषण आउट ऑफ डेटेड हो गया और वो टूल उस विश्लेषण के तरीके से विश्लेषण ना होता हो, तो आपको लाभ मिलेगा। फिर उसमें ये भी पूछना पड़ेगा कि आपको कोई फाइल डिलीट मिली। ये जनरल क्वेश्चंस है, जिससे आपको कोई पॉइंट आपको मिल जाए। कभी कभी अपन पूछ लेते हैं जो सरप्राइज क्वेश्चंस कहते हैं, या जनरल क्वेश्चन भी सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज क्योंकि कई बार होता है कि तत्काल कैसे हाजिर जवाब तरीके से जवाब दिया जाए। अचानक जैसे मैंने पूछा कि आप काणी हैं, तो आप कहेंगे जी मुझसे क्या पूछ रहा है। सामान्य मैं उदाहरण कर रहा हूँ, सॉरी भानु, तो मेरा इसमें निवेदन है कि मैं थोड़ा इसलिए। और टाइम स्टैम्प अमान्य है, क्या टाइम स्टैम्प अमान्य है, इसको मैं नोट कर लो। इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें जितना पढ़ा है अभी उसमें मैं थोड़ा अपने आप को क्लियर नहीं कर रहा था। हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए ये जरूरी प्रश्न है, चाहे डीवीआर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे सीडीआर हो, किसी के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई समझ में? यदि कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछो लक्ष्मी। टाइम, क्या टाइम स्टैम्प अमान्य है? जो टाइमिंग उसमें दी हुई है डिवाइस में और घटना का टाइम है, उसमें मिसमैच हो रहा हो तो टाइम स्टैम्प की टाइम रहता है। जैसे ओरल तरीके से उसने घटना बता दी 4 बजे की और वो डिवाइस 6 बजे की बनी है, तो उस समय में वहां थे ही नहीं। जैसे रिकॉर्डिंग की बात होती है, क्योंकि मोबाइल कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में भी टेम्पर्ड हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग करके ये आजकल बहुत तकनीकें आ गई हैं। तो टाइम स्टैम्प होता है कि अपन अपने को कहीं ऐसी सीसीटीवी कैमरों में इस तरीके से सिस्टम में जाकर हेरफेर कर लेते हैं, तो वो हेरफेर पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसके ओरिजिनल डाटे में तो वो जब्त होता ही है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था डिवाइस हैश वैल्यू रिपोर्ट। डिवाइस हैश वैल्यू रिपोर्ट ये साबित क्या करती है कि डेटा बदला नहीं गया, क्योंकि एक छोटा सा भी फुल स्टॉप या कॉमा, एक छोटा सा भी फुल स्टॉप या कॉमा मिस्टर मीत पूरा हैश वैल्यू बदल देता है। क्या बदल देता है? क्या बदल देता है? किस कारण बदल देता है? जो मैंने बताया आपको, कॉमा और फुल स्टॉप भाषा है कि नहीं है? कॉमा और फुल स्टॉप भाषा का भाग है या नहीं है? है। कॉमा से क्या बदलता है और फुल स्टॉप पर क्या समाप्त होता है? किसी को पता हो तो बता दीजिए। कॉमा से क्या बदलता है? फुल स्टॉप एक चीज को पूरा समझाने का पैराग्राफ है। कॉमा एक साथ दो घटनाओं में सिमिलरिटी में थोड़ा सा बदलाव है, तब वहां कॉमा लगा के ये बताया जाता है कि कॉमे से यहाँ से ये अलग तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। ओके, कॉमा और फुल स्टॉप का अंतर है।
और अपने जो बिल एप्लीकेशंस लगती हैं या लिखित बहस होती है उसमें हम लोग सामान्य तौर पर कॉमे का और फुल स्टॉप का उपयोग की वैल्यू नहीं समझते। इसलिए एफआईआर जब पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में उसको टाइप करने की तैयारी करवा लीजिए, 161 के बयानों को भी टाइप करवा लीजिए और हर पैराग्राफ पर हर फुल स्टॉप पर उसको तोड़ तोड़ कर बनाइए जैसे जैसे मैंने ये बनाया है। तो अब आपको हर पैराग्राफ का अर्थ, उसका भाव, उसका लिखने के पीछे के रीजंस सब समझ में आएंगे और वहां से आप, क्योंकि आप बेहतर दिमाग हैं, पुलिस ऑफिसर से ज्यादा बेहतर दिमाग हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जिस प्रकरण को सिद्ध करके आईपीएस ऑफिसर और कलेक्टर के द्वारा प्रमाणित होने के बाद भेजता है और तथाकथित जज जो लर्नेड ऑर्नेबल तो हैं, पर मैंने आपको ये बताया और मैंने मन की बात समझाई, ये अपने आप को मान के चलना कि हम ही लर्नेड हैं, हम ही लर्नेड हैं और हमें लर्नेड के साथ ऑनरेबल भी बनना ही है। समाज में यदि हम अपने व्यक्तित्व को ऐसी जगह पे लेके जाके खड़े करें कि मैं प्रिया गौतम एडवोकेट हूं, तो वो समझ जाएं कि ये प्रिया गौतम से हमें ढंग से बात करनी है, नहीं तो ये कोर्ट में हमें ये समझा देगी, भानु प्रिया हमें समझा देगी कि मैं सामने के लिए खड़ा कर सकती हूँ। तो कॉमा और फुल स्टॉप समझ में आया? इससे पहले आप लोगों को इसके बारे में पता था या नहीं था तो ईमानदारी से बता दो, या ध्यान नहीं दिया तो ईमानदारी से बता दो। हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा था। पता था? तूने फिर बताया क्यों नहीं? मैंने पूछा था तो मैंने कहा कॉमा और फुल स्टॉप में अंतर क्या होता है, तो आपने बताया क्यों नहीं? वो बता दिया ना उन्होंने। तो उसके बाद तू एक्सप्लेनेशन कर देता। उसने प्रॉपर तरीके से नहीं, बहुत हद तक तो बताया था। फुल स्टॉप का तो बताया था, कॉमा का नहीं बताया था लाला। मैंने सुना नहीं। फिर कोमा बीच का रहता है पूर्ण विराम। तो कोमे का मतलब कहाँ से उसकी एक बात को भावनात्मक भाव चेंज हो जाते। ओके, अब हो गया। अब ये सीडीआर टावर लोकेशन रिकॉर्ड, सीडीआर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। सीडीआर टावर लोकेशन रिकॉर्ड में ये पता लगता है कि किस लड़की ने कहा, किसको बात करी, किसको इंस्टाग्राम भेजा, किसको व्हाट्सएप भेजा। फेसबुक पे तो करते नहीं है कुछ ज्यादा, शायद इंस्टाग्राम पर और स्नैपचैट वगैरह कुछ होता है उस पर करते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है, ये पुलिस क्या दिखाने की कोशिश करती है इससे? सीडीआर टावर लोकेशन रिकॉर्ड पुलिस ये दिखाने के लिए जोड़ती है मोबाइल कहाँ था, किसे कॉल किया गया, किससे बात हुई। मोबाइल टावर लोकेशन और सीडीआर से क्या पता लगता है? यही पता लगता है ना सोनालिका? ये बताओ सीसीटीवी, ये सीडीआर क्या होती है? सीडीआर कंप्यूटर में सीपीयू में रहता है ना सीडीआर, जिसमें रिकॉर्डेड रहता है सब चीजें। जो लोकेशन वगैरह रहती है वो सीडीआर में स्टोरेज हो जाती है, वहीं से निकलता है ना, वही है ना सीडीआर। सीडीआर भी तो इस पे रहता है, लोकेशन टावर वालों के पास सीडीआर रहता है। डीवीआर सीडीआर अलग अलग, थोड़ा सा अंतर है, वो ज्यादा पावरफुल वाला रहता है। यस यस, टावर लोकेशन हो गया। ये क्या दिखाती है? पुलिस ये दिखाने के लिए जोड़ती है कि मोबाइल कहाँ था, किसे कॉल किया, किससे बात हुई। तो वो चेन पुलिस बनाने की कोशिश करती है जिसे हमें तोड़ना है। अब जैसे पुलिस ने केवल वीडियो दिखा दिया और डीवीआर नहीं दिया, तो डीवीआर नहीं दिया तो सीसीटीवी फुटेज दे दी, डीवीआर नहीं दिया। और डीवीआर के बारे में आपने ये भी नहीं लिखा कौन से मॉडल का था, कहां पर था, किस कारण उसे पेश नहीं कर सकते। इसलिए सीसीटीवी फुटेज को प्राथमिक साक्ष्य मान ली जाए, प्राइमरी एविडेंस मान ली जाए। तो 65B का प्रमाण पत्र में ये लिखना पड़ेगा कि कौन सी लोकेशन पे था, कितनी कैपेसिटी का था, कितने बजे उसमें रिकॉर्ड हुआ, कितने बजे हमने उसको निकाला, किस माध्यम से निकाला, किस तरीके से निकाला।
तब जाकर अपन उसकी पुलिस मान्यता कर पाएगी, और जितनी पूर्ति पुलिस नहीं करती है। इसलिए इन सब चीजों को चेन ब्रेक करने के लिए, क्योंकि साइबर क्राइम में ये तो मालूम है कि अपराध क्या होगा, वो भी उन्होंने प्राथमिक रूप से समझा दिया, पर उसका निदान कैसे होगा, साइबर क्राइम अभी भी बिल्कुल अधूरा है। ये अपने पर्सनल अपन वकीलों के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे इसको डेवलप होना होगा। ठीक है, अब डीवीआर नहीं दिया, जिले में असली वीडियो संदेहपूर्ण साबित हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि आपने डीवीआर तो असली दिया नहीं, इसलिए आप, ये सेंसिटिव क्वेश्चन है कि इसमें ये वीडियो फुटेज दे रहे हैं, ये सब गलत है, ये देना ही पर्याप्त है, क्योंकि उससे पहले उसका 65B के प्रमाण पत्र पे अपन ने क्वेश्चंस कर लिए है ना जी भाई। वहां पे अपन ने डाउट क्रिएट कर दिया, क्यों ही चरण सिंह, वहां पे अपन ने डाउट क्रिएट कर दिया। सुरेन जी, सीसीटीवी फुटेज में अपन ने यदि 65B के प्रमाण पत्र में उसने प्रक्रिया को, चेन को सिस्टम में 65B नहीं दिया तो डाउट क्रिएट हो गया, और वीडियो नहीं आया, तो वीडियो नहीं आया तो वहां पे साक्ष्य, वहां पे आपको डाउट क्रिएट करना, तो यहां से भी डाउट शुरू हुआ, पहला डाउट, दूसरा, फिर दूसरा डाउट हो गया। अब स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट और कॉल हिस्ट्री, है ना, तो सादगी, स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप कॉल हिस्ट्री, इसके लिए भी जैसा मैंने आपको बताया वैसा का वैसा 65B का प्रमाण पत्र है, और वही प्रक्रिया है। ठीक है, ओके। तो तेरा नाम फिर भूल गया, आयुष, आयुष थोड़े दिनों में याद हो जाएगा। अब कोर्ट में पुलिस या फॉरेंसिक अधिकारी आते हैं तब उनसे कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, अभी जितना मैंने समझाया है आपको, आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में कोई एक क्वेश्चन निकल रहा है, आपके दिमाग में निकल रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, अपन चर्चा कर रहे हैं, मेरा सेमिनार में आपको एज ए नॉट टीचर पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपको बता रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाना नहीं आता, ऐसा मैं सोचता था, पर वीडियो देखने के बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। ये मेरे अंदर की सोच थी भानुप्रिया, जो मैंने आज आपको मन की बात बताई कि ये मैं कर सकता हूँ, और मैं इसको बहुत दिनों से सोच रहा था, और मैंने अपने आप को पिछले 2-3 सालों में काफी बदलाव दिया। एक्सेप्ट कभी कभी छोटे भाइयों मजाक में मेरे को उचका देते हैं, तो गालियां वालियां मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, जो उनको बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि OTP में आती हैं, तो उस प्रकार की गालियां मैं धारा प्रवाह दे देता हूँ, पर मैं मन से नहीं देता, पर वो मजाक करने के लिए कि यार इनको ऐसा लगता है कि इससे मनोरंजन हो गया हो। क्योंकि मैं वह व्यक्ति हूँ जो राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहा है। यदि मेरे विचार सही हैं तो हो सकता है बन जाए, कुछ रास्ता तो निकलेगा। ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है, आप लोग हंसिएगा मत, आप लोग हंसने के लिए नहीं बैठे। नहीं, पप्पू तो मैं भी पप्पू पढ़ा रहा है कोर्ट में, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन पूछने वाले जब तो आपको करना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल है डिजिटल सबूत को कमजोर और अविश्वसनीय साबित करना। डिजिटल सबूत को कमजोर और अविश्वसनीय साबित करना। सेक्शन ए में सीजर से जब गड़बड़ी न करने वाले प्रश्न, अब प्रश्न आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। सीजर में जो गड़बड़ी होती है, जो अपन को अपनी तरफ से उठाना है, तो वो क्या प्रश्न हो सकते हैं, उसके प्रारूप क्या हो सकते हैं, वो प्रारूप मैंने बनाने की कोशिश करी है। क्या डिवाइस जब्त करते समय वीडियो रिकॉर्डिंग की गई? जो CRPC नहीं आ गई है, उसके शायद 100 सेक्शन 15 में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक बता दी गई है, और प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले का फेस, बारीक वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, और उसकी कॉपी हमें देनी पड़ेगी, जिससे कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी ओमिशन और कॉन्ट्रडिक्शन के काम आती है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट मिस्टर शिवराज? नो? भानु, चरण,
क्या मौके पर कोई स्वतंत्र साक्षी मौजूद था? है? कोई स्वतंत्र साक्षी मौजूद था, ये पूछना है आपसे। मैं वो नहीं कह रहा कि होना क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ अभी आपको अपना माइंड और थोड़ा फर्टाइल करना है कि कोई साक्षी, स्वतंत्र साक्षी मौजूद था। थाने में करी तो बाजार में लिखते हैं, गवाह लोग निकलते हैं, जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने बुलाया था, मगर वो डरते हैं बयान देने के लिए। तो आपने किसको बुलाया था, उसका नाम क्या था? क्योंकि ये प्रिजम्पशन है कि आपके सामने जो घटना हो रही है उसमें किसी भी व्यक्ति को बुला के गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है और उसको बयान देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जबरदस्ती मारपीट के नहीं, उसकी ये ड्यूटी है, क्योंकि समाज सबके लिए। इसके पीछे की थॉट समझने की कोशिश करिए कि हमसे क्यों, क्योंकि हमारी सोच उतनी है। ये समाज के प्रति जो ड्यूटी है कि जब आप, समाज आपको सड़क देता है, समाज आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है वकालत करने का, सड़क दे रहा है, आप टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो समाज के प्रति ड्यूटी को भी समझने वाले सक्षम, समझदार और रिस्पॉन्सिबल नागरिक होते हैं, जो आप सबको बनना है। किसी भी कीमत पर किसी से भी अपशब्दों का बात तो करनी नहीं है, उसके बारे में बुरा भी नहीं सोचना, क्योंकि वो बुरा सोचोगे तो नेगेटिव थॉट आएंगे और वैसा ही ऐसा आपके शरीर में नुकसान पहुंचने की संभावनाएं रहती हैं। सील नंबर, जैसे कि उसमें गुना कोतवाली लिखा है, तो सील का नमूना गवाह को भी देना चाहिए, क्योंकि वो नमूने से मिलान करेगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन ऐसा है जो प्रोबेबल क्वेश्चन दिखता है। समझ में आई? क्योंकि सील तो दे नहीं रहे गवाह को, तो सील नमूना तो दियो कि वैसे ही सील नमूना उस पर लगाया कि नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आकृति को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और स्पष्ट होना चाहिए सील नमूना। गुना कोतवाली लिखा रहता है, कैंट कोतवाली लिखा रहता है, दरोगा जी का पर्सनल नाम का पंच सील की कोई महत्व नहीं है। थाना प्रभारी की सील की महत्व जो एसडीएम के पास रहती है, एससीएम के पास, हेड कांस्टेबल जो रिपोर्टर रहता है, हेड कांस्टेबल एससीएम, हेड कांस्टेबल मुहर्रर पुराना शब्द है, उसके पास ये पूरी माल खाने में रखने के लिए जो भी सीजर करके आता है। सीजर करने आने के बाद एक मैं क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो सीजर करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लाता है और वो सीजर को माल खाने में रखता है एससीएम के माध्यम से, उससे पहले टीआई के द्वारा भी उसको सील करना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट है। वो भी आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके द्वारा सीजर लाए गए पे थाना प्रभारी ने या थाना प्रभारी ने अपनी सील से सील बंद किया कि नहीं किया, तो डबल सीक लॉक हो जाएगा, क्योंकि एक को तो मिलके खोला जा सकता है। ठीक है? मालखाना रजिस्टर में क्या सील टूटने का कहीं रिकॉर्ड है? यदि सील टूट गई तो आपने उसको कहीं डायरी में उल्लेख किया या उसका कोई पंचनामा बनाया? ये भी एक प्रश्न मेरे से एक केस में निकल कर आया था। नहीं, सील टूट गई है तो गवाहों को बुला के दूसरी सील लगाई जा सकती है, पर बता के, वो पुरानी सील के ऊपर भी लगाई जा सकती है। ये एक केस में आया था, इसलिए मैंने प्रश्न बनाया कि कभी ऐसा प्रश्न आए कि ये सूल टूटी हुई है तो टूट गई होगी, तो आपने ये सूल टूटी हुई का कोई पंचनामा बनाया क्या? यदि नहीं भी नहीं लगाई तो टूटी हुई सील का पंचनामा बना के अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करी ना। ये लॉजिकल प्रश्न है कि नहीं है? क्या उस डिवाइस को चलाते हुए देखा था कि वे काम कर रही थी? सिर्फ अंदाजे से नहीं चलेगा, डिवाइस को चलते हुए देखने का भी पंचनामा बनाना पड़ेगा। IMEI नंबर मौके पर नोट किया, बाद में नहीं। जिस IMEI नंबर मौके पर नोट किया, ये ओके। मोबाइल जब आपके पास था, बंद अवस्था में था, उसको आपने चालू किया या जिससे सीजर किया था उसके माध्यम से चालू कराया था? क्योंकि आपने चालू किया तो उसमें लॉक भी लगा हो सकता है, तो लॉक खोला किसने? लॉक खोलने
चालू अवस्था में तो था, उसको बंद था, उसको चालू किया तो लॉक सिस्टम है, फिंगर से होगा, पिन से होगा, तो वो किसने खोला और वो लॉक पुलिस वाले ने उससे पूछ के खोला तो उसमें चेंज होने की संभावना है। फिर डाउट क्रिएट, ओके, फिर डाउट क्रिएट हुआ ना, डाउट ही क्रिएट करोगे ना, बिकॉज इसके अलावा तो कोर्ट में ये तो कहीं नहीं देगा कि सब फर्जी है। आप अपने प्रश्नों के पूछने के तरीके से और उसके द्वारा दिए गए तत्काल उत्तर से क्रॉस फायरिंग जो होती है ना, जैसे अपन किसी पे अटैक करते हैं तो कवर फायरिंग देता है, तो अपने पास अपने माइंड को इतना फर्टाइल कर देना चाहिए कि कवर फायरिंग के क्वेश्चन भी अपने पास तैयार रहे। और ये कब होंगे, जब पे अपन किसी फाइल को पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन बनाते जाएंगे, इतने क्वेश्चन बना लो, उसके बाद कलेक्शन देन सिलेक्शन। मैंने पहले भी बताया था, अपने दोस्तों का भी पहले कलेक्शन करो फिर सिलेक्शन करो कि कौन अच्छा है। जैसे चरण सिंह मेरा छोटा भाई है, आदमी अच्छा है, परंतु जब तक ये मेरे से मजाक ना कर ले, इसको बुरा लगता है, तो ये मेरा कलेक्शन है। और मैंने अब इसको सिलेक्ट भी कर लिया है कि इसके पास में जाके तो नहीं बैठता, पर ये मेरे साथ मजाक करता रहता है। तो अपने व्यवहार को ऐसा बना के रखना चाहिए, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, कि कोई भी उनसे बात कर रहा हो तो वो आसानी से बात कर सके। पर अपने व्यक्तित्व को ऐसे बना के रखना चाहिए कि जब हम जज के सामने जाएं तो जज भी अटेंशन की मुद्रा में आ जाए कि इस आदमी को कानून आता है। क्योंकि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जिसको मैं लंबे समय तक समझाऊंगा, मेरा एक सपना है कि बार एसोसिएशन में, अभिभाषक संघ गुना में 100 प्रेम कुमार सूद, 100 पूरन चंद जी जैन, 100 गदादा तिवारी, 100 आरसी शर्मा, के बी अग्रवाल, ऋषभ चंद जी जैन, मेरा भाई भानु, क्योंकि इसके फादर भानु के साथ और मेरे आपस में बहुत आपस में केस टकराते थे, हम साथ में लड़ते थे। तो भानु के प्रश्न पूछने का तरीका अद्भुत था, अद्भुत था, और वो इतने अद्भुत तरीके से पूछता था, जबकि मैं इतना जानता था कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, मेरी भी नहीं थी, मैं भी पढ़ पढ़ के मर गया, पर इंग्लिश की साले 2 लाइनें नहीं लिखना सीख पाया अभी तक। आई ट्राई माई बेस्ट,